आइए 2024 चुनाव की बात करते हैं और बीजेपी की तैयारी की बात करते हैं 2024 के चुनाव के लिए। बीजेपी ने एक बड़ा प्लान तैयार किया है। बीजेपी के 7 मोर्चे पूरे देश में 2-2 सम्मेलन करेंगे और इन सम्मेलनों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा संबोधित करेंगे। केंद्र में हैट्रिक लगाने की तैयारी से मिशन 2024 में जुटी बीजेपी ने इस बार लोकसभा चुनाव में 325 सीटों का लक्ष्य रखा है, जिसको पूरा करने के लिए बीजेपी ने कई बड़े प्लान बनाए हैं। बीजेपी के सभी 7 मोर्चे देश भर में 2-2 बड़े सम्मेलन करेंगे, जिन्हें बीजेपी आलाकमान संबोधित करेगा। इस सम्मेलन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संबोधित करेंगे। बीजेपी के सभी 7 मोर्चों के सम्मेलन के जरिए बीजेपी जनता को सरकार की योजनाओं के बारे में बताएगी, केंद्र सरकार की उपलब्धियों को बताया जाएगा और योजनाओं के लाभार्थियों को संबोधित किया जाएगा। सम्मेलनों से पहले बीजेपी के संयुक्त मोर्चे की बैठक में जिम्मेदार पदाधिकारियों ने अपने कामों का रिपोर्ट कार्ड पेश किया है। सूत्रों के मुताबिक बैठक में सभी मोर्चा के अध्यक्षों को जरूरी निर्देश दिए गए हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा सम्मेलन करें, गांव-गांव जाकर लाभार्थियों से संपर्क करें, जनता के बीच में जाकर अपनी पहुंच बनाएं। सत्तारूढ़ बीजेपी की बात आपने देखी। आइए अब विपक्षी गठबंधन इंडिया की बात करते हैं। इसमें सीट शेयरिंग पर अखिलेश यादव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा बहुत जल्दी इसका निर्णय आपके सामने होगा। लोकसभा चुनाव की तैयारी में सभी सियासी दल जोरों शोरों से जुटे हुए हैं। वहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया में सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक तस्वीर साफ नहीं हुई है, लेकिन सीट शेयरिंग पर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान सामने आया है। अखिलेश ने जल्द ही सीट शेयरिंग पर फैसले की बात कही है। गठबंधन में किसको कहां लड़ने का मौका मिलेगा, बहुत जल्दी आपको जानकारी मिल जाएगी। को उत्तरायण में आते ही सब फैसले हो जाएंगे। यही नहीं, इंडिया गठबंधन में बसपा सुप्रीमो मायावती के शामिल होने के सवाल पर अखिलेश ने मायावती पर तंज करते हुए सवाल खड़ा कर दिया। उसके बाद का भरोसा आप दिलाओगे? बाद का भरोसा आप में से कौन दिलाएगा? बता दें कि लोकसभा चुनाव 2019 में एसपी-बीएसपी गठबंधन ने मिलकर बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ा था, लेकिन बीजेपी के समीकरण के आगे विपक्ष के सारे दांव पेंच धरे के धरे रह गए थे। 2019 में यूपी की 80 सीटों में से बीएसपी ने 8 और एसपी ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की थी। अखिलेश यादव का बयान तो आपने देख लिया। आइए अब आपको एक बहुत रोचक बयान बताते हैं प्रमोद कृष्णम का, जो कि कांग्रेस के नेता है। वो ये कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल बीजेपी को नहीं, कांग्रेस को मिटाना चाहते हैं। देखिए, संसार में 2 तरह के लोग होते हैं, एक सुर एक असुर। जो राम के साथ हैं वो सुर हैं, जो राम का विरोध कर रहे हैं वो असुर है। जो राम का विरोध करता है वो तो असुर है, और असुरों को भारत में रहने का अधिकार नहीं है। प्रमोद कृष्णम यही नहीं रुके। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि समाजवादियों की भगवान राम में बिल्कुल भी आस्था नहीं है, इसलिए कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ना चाहिए और समाजवादी पार्टी से छुटकारा पा लेना चाहिए। अखिलेश यादव जी के पिताश्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने भगवान राम के भक्तों पर गोलियां चलवाई थी। समाजवादियों की आस्था मुझे नहीं लगता कि भगवान श्री राम में। आपको बता दें कि आचार्य प्रमोद कृष्णम अपने बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं। कभी वो पीएम मोदी की तारीफ करते हैं तो दूसरी ओर कभी कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों पर भी हमला बोलने लगते हैं। अयोध्या में 22 जनवरी को भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होनी है और उसके पहले जो सियासी गदर मचा हुआ है वो थम नहीं रहा। फिलहाल एक बयान आया है एआईयूडीएफ चीफ बदरुद्दीन अजमल का और उसके बाद फिर से बवाल मच गया। रामनगरी अयोध्या अपने आराध्य भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की भव्य तैयारी कर रही है। 22 जनवरी को करोड़ों देशवासी अयोध्या में भव्य और दिव्य समारोह के साक्षी बनेंगे, लेकिन उससे पहले सियासत है कि थमने का नाम नहीं ले रही है। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के प्रमुख बदरुद्दीन अजमल ने मुसलमानों को 20 जनवरी से 25 जनवरी तक ट्रेन से यात्रा नहीं करने की सलाह दे डाली। ये भी हमारे सबसे बड़ा शत्रु जानेर शत्रु दीनेर शत्रु हमारे मुसलमान भाई रहे। 20 तारीख का 24-25 तारीख ट्रेन से। इधर बदरुद्दीन अजमल के बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पलटवार किया है।
ओवैसी जैसे लोग, बदरुद्दीन अजमल जैसे लोग जो समाज में नफरत फैलाने का केवल काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी सर्वधर्म में भरोसा रखती है और सर्वधर्म का सम्मान करती है। इनके तरह नहीं है कि जो नहीं माना मुस्लिम धर्म वो काफिर है, यही इन लोगों का धर्म है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस बीच में आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर जा रहे हैं और वहां पर वो पार्टी पदाधिकारियों और पार्टी के नेताओं के साथ लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा करेंगे। बीजेपी ने अब से कुछ महीने बाद होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर जोर शोर से तैयारी शुरू कर दी है। बीजेपी अपने कामों और पीएम मोदी की लोकप्रियता के सहारे जम्मू कश्मीर में ज्यादा से ज्यादा लोकसभा की सीटें जीतना चाहती है। इसी क्रम में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज घाटी के दौरे पर रहेंगे। घाटी में लगातार बीजेपी संगठन को मजबूत करने की कवायद में जुटी हुई है। नड्डा जम्मू में कोर ग्रुप के नेताओं के साथ बैठक करेंगे, साथ ही पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर बीजेपी के अभियानों की समीक्षा करेंगे। जेपी नड्डा बैठक में भविष्य की रणनीति को लेकर चर्चा करेंगे और जम्मू कश्मीर के राजनीतिक हालात पर भी चर्चा करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और केंद्र शासित प्रदेश के प्रभारी तरुण चुग, जम्मू कश्मीर के बीजेपी के दोनों सांसद जितेंद्र सिंह और जुगल किशोर शर्मा के साथ भी जेपी नड्डा अलग से एक बैठक करेंगे। जम्मू कश्मीर के लिए उम्मीदवारों को अंतिम रूप दे दिए जाने की संभावना से जेपी नड्डा का कश्मीर दौरा अहम माना जा रहा है। इधर जयपुर में डीजीपी और आईजीपी कॉन्फ्रेंस का आज अंतिम दिन है जो वहां पर चल रहा है और इसमें प्रधानमंत्री मोदी ने भी हिस्सा लिया है। पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के 3 दिवसीय अखिल भारतीय सम्मेलन का आज आखिरी दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। सम्मेलन जयपुर के राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में आयोजित किया गया है। 3 दिवसीय सम्मेलन में साइबर अपराध, पुलिस व्यवस्था में प्रौद्योगिकी, आतंकवाद विरोधी चुनौतियां, वामपंथी उग्रवाद, जेल सुधार और आंतरिक सुरक्षा मुद्दों पर विस्तार से विचार विमर्श किया जाना है। सम्मेलन का एक अन्य प्रमुख एजेंडा नए आधिकारिक कानूनों के क्रियान्वयन के लिए रोड मैप पर विचार विमर्श है। इसके अतिरिक्त पुलिस व्यवस्था और सुरक्षा में भविष्य के विषयों जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप फेक जैसी नई प्रौद्योगिकियों द्वारा उत्पन्न चुनौतियों और उनसे निपटने के तरीकों पर भी चर्चा होगी। पश्चिम बंगाल में ईडी के अधिकारियों पर हमले के बाद टीएमसी के नेता शाहजहां शेख फरार हैं और अब ईडी ने उनके लिए लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया है। राशन घोटाले का सरगना और टीएमसी के बाहुबली नेता शाहजहां शेख परिवार सहित फरार हो चुका है। शुक्रवार को जब ईडी के अधिकारी शाहजहां शेख के घर पर रेड मारने पहुंचे तो समर्थकों ने अधिकारियों पर हमला कर दिया। इस बीच ये आरोप लग रहा है कि शाहजहां शेख बांग्लादेश भाग गया है, लेकिन उसके पहले ही ईडी ने उसके नाम से लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है। भारत बांग्लादेश की सीमा पर बीएसएफ को सतर्क रहने के निर्देश जारी किए गए हैं। इधर शाहजहां शेख का एक ऑडियो संदेश वायरल हो रहा है जिसमें टीएमसी नेता से ईडी और सीबीआई से नहीं डरने की अपील कर रहा है। समस्त शुभबुद्धि सम्पन्न সন্দেশকারী বাসিন্দার কাছে আমার অনুরোধ, আমি শেখ শাহজাহান বলছি, কেউ আমার অঞ্চলের অঞ্চল সভাপতি যারা আছে, যুবর সভাপতি যারা আছে, মহিলা সভানেত্রী যারা আছে, অল অঞ্চলের প্রধান। भोपाल में बिना अनुमति के जो बालिका गृह चल रहा है और उससे जो बच्चियां गायब हुई थी उस मामले में बड़ा अपडेट है। 68 में से 41 बच्चियां सुरक्षित हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बालिका गृह से बच्चियों के गायब होने पर प्रशासनिक एक्शन तेज हो गया है। अवैध रूप से संचालित हो रहे इस चिल्ड्रन होम हॉस्टल के फादर अनिल मैथ्यू के खिलाफ थाने में मामला दर्ज कराया गया है। वहीं जबकि पूर्व सीडीपीओ विजेंद्र प्रताप और सुपरवाइजर कोमल उपाध्याय को सस्पेंड कर दिया गया है। ये हमारी जो राष्ट्रीय बाल आयोग के सदस्य हैं उनकी टीम और महिला बाल विकास की टीम ने संयुक्त रूप से 4 तारीख को यहाँ पे निरीक्षण किया था, जिसमें ये पाया गया कि रजिस्टर्ड जो है ये छात्रावास नहीं था और यहाँ पे जो है बच्चे
रखे हुए थे वो लोग। तो फिर हमने बच्चों का रेस्क्यू किया और 41 बच्चियों को हम लोगों ने जो है शासकीय जो हमारे रजिस्टर्ड बालिका गृह हैं वहाँ पे पूरी सुविधाओं के साथ हमने शिफ्ट किया है। बहरहाल सभी लापता 26 लड़कियों का पता चल गया है, सभी सुरक्षित हैं। भोपाल में चल रहा चिल्ड्रन होम बगैर अनुमति के संचालित हो रहा था। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी इस पर ट्वीट करते हुए तुरंत कार्रवाई की मांग की थी। 2024 के चुनाव के लिए लगभग सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। बीजेपी अपनी तैयारी कर रही है, अपोजिशन इंडिया अलायंस अपनी तैयारियों में लगा है और उसमें जो सबसे बड़ा दल है कांग्रेस, उसकी गठबंधन समिति आज से सहयोगी दलों के साथ बातचीत शुरू कर रही है और इस क्रम में आज बिहार के लिए वो आरजेडी से बातचीत करेगी। लेकिन जो खींचतान है राजनीतिक दलों में इंडिया गठबंधन की, उसको लेकर बीजेपी बहुत खुश है। सीट शेयरिंग को हम पूरी प्राथमिकता दे रहे हैं। तो बहुत हो गया, सीट शेयरिंग में भी देरी हो गई, समय पूरा बर्बाद हो गया। सब कुछ ठीक तो नहीं है उस गठबंधन में। ये गठबंधन चुनाव तक एक रहेगा कि नहीं, बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह। इंडिया गठबंधन के जो हमारे सहयोगी दल हैं, ये बीजेपी को खत्म करना नहीं चाहते, ये तो कांग्रेस को मिटाना चाहते हैं। किसको कहां लड़ने का मौका मिलेगा, बहुत जल्दी आपको जानकारी मिल जाएगी। इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस की गठबंधन समिति आज से सहयोगी दलों के साथ चर्चा शुरू करेगी। सीट बंटवारे पर चर्चा की शुरुआत बिहार से होगी। सुबह 11 बजे मुकुल वासनिक के घर होने वाली बैठक में कांग्रेस और आरजेडी के नेता आज सीट बंटवारे पर बात करेंगे। 4 जनवरी को कांग्रेस गठबंधन समिति ने अपनी रिपोर्ट पार्टी हाईकमान को सौंपते ही ऐलान किया था कि अब आगे की बातचीत सहयोगी दलों के साथ की जाएगी। हमने कोई सीटों की गिनती नहीं करी। हमारा पूरा इरादा है कि इंडिया अलायंस आने वाले लोकसभा चुनाव में बहुमत में आए और भारत सरकार बनाए। सीट शेयरिंग को हम पूरी प्राथमिकता दे रहे हैं। कांग्रेस का नेतृत्व इसे प्राथमिकता देता है। आप इसी से समझ लीजिए कि हम कितने तेजी से इस पर हम चर्चा आरंभ करने जा रहे हैं। कोई तारीख यहाँ पर बताना संभव नहीं होगा। इंडिया अलायंस कमेटी की जो रिपोर्ट है उसे खड़गे जी और राहुल जी और वेणुगोपाल जी को हम लोगों ने सौंपा। सीट शेयरिंग करेंगे, उसके बारे में बातचीत हुई और उन्होंने निर्देशित किया है खड़गे साहब ने कि अब हम लोग जो जिन जिन राज्यों में हम लोग गठबंधन कर रहे हैं, उन राज्यों के जो प्रमुख पार्टियां हैं उनसे हम लोग बातचीत शुरू करें। सीट बंटवारे में हो रही देरी को लेकर सबसे ज्यादा आवाजें बिहार खेमे से ही उठ रही थीं। जेडीयू और आरजेडी के नेता ही इस बात पर सबसे ज्यादा आपत्ति जता रहे थे। शायद इसलिए बातचीत की शुरुआत भी गठबंधन से जुड़े बिहार के नेताओं के साथ हो रही है। देर तो बहुत हो गया, सीट शेयरिंग में भी देरी हो गई, समय पूरा बर्बाद हो गया। अब वो लोग जाने ना, फैसला पहले लेना चाहिए था ना, पहले लेते तो कुछ खेल और होता। अब हम लोग देर हो गया ना। अगला एनडीए सारा चीज तैयारी कर रहा है, हम लोग बैठे हाथ पर हाथ रखे। हम लोगों को कहाँ बातचीत हो रही है, अभी मतभेद भी नहीं हुआ है, कोई निर्णय भी नहीं हुआ, अभी बातचीत चली रही है। दबाव नीतीश की ओर से भी कम नहीं है। अभी गठबंधन में सीटों का बंटवारा नहीं हुआ, लेकिन नीतीश ने 2 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। सीतामढ़ी सीट से देवेश चंद्र ठाकुर को, अरुणाचल पश्चिम सीट से रूही तांगुंग को लोकसभा का उम्मीदवार बनाकर नीतीश ने अपने मंसूबे साफ कर दिए हैं। सब कुछ ठीक तो नहीं है उस गठबंधन में, और आप अलग अलग दलों के अगर आप बात सुनेंगे, जिस तरीके से ममता बनर्जी जी ने मात्र 2 सीटें देने की बात कही, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी पंजाब में सारी सीटों पर लड़ने की बात कर रही है, जिस तरीके से मेरे मुख्यमंत्री की पार्टी ने ही 1-2 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा औपचारिक तौर पर उन्होंने कर दी है। हर एक घटक दल के बीच में सीटों के तालमेल को लेकर जिस तरीके से कठिनाइयां सामने आ रही हैं, ऐसे में ये गठबंधन चुनाव तक एक रहेगा कि नहीं, बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उसके ऊपर खड़ा है। ऐसे में अभी तक संयोजक ये लोग तय नहीं कर पाए हैं। कब से बैठकों का दौर चल रहा है, एक निशान तक, लोगों तक ये रिलीज नहीं कर पाए।
कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बड़ा बयान दिया है। प्रमोद कृष्णम ने कहा है कि इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल बीजेपी को नहीं बल्कि कांग्रेस को मिटाना चाहते हैं। इंडिया गठबंधन के जो हमारे सहयोगी दल हैं, जो रीजनल पार्टी हैं, ये बीजेपी को खत्म करना नहीं चाहते, ये तो कांग्रेस को मिटाना चाहते हैं। ये तो हमारी दुकान बंद करना चाहते हैं। पूरे देश में बीजेपी को अगर हराना चाहते हैं सब लोग, तो कांग्रेस के नेतृत्व में आना चाहिए, कांग्रेस की छतरी के नीचे आना चाहिए। उत्तर प्रदेश में तो हमें अकेला लड़ना चाहिए। समाजवादी पार्टी से गठबंधन नहीं करना चाहिए। इस समाजवादी पार्टी के इतने पाप हैं, वो हम अपने सिर पे उनकी गठरी क्यों ढोएं? जब समाजवादी पार्टी से हम गठबंधन करेंगे तो लोग कहेंगे साहब इन्होंने तो रामलला पे गोली चलाई थी। तो इन पर तो पापों की गठरी है। हमें बिल्कुल अकेले चुनाव लड़ना चाहिए और हम उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटों पर लड़ने के लिए तैयार हैं। सीट शेयरिंग पर तमाम दिक्कतों के बीच अखिलेश यादव ने एक उम्मीद जताई है और कहा है कि सूर्य के उत्तरायण होने के बाद तस्वीर साफ हो जाएगी। इसके साथ ही अखिलेश ने मायावती के इंडिया में शामिल होने पर भी सवाल उठाया है। जहां तक गठबंधन का सवाल है, गठबंधन में पूरी जिम्मेदारी के साथ समाजवादी पार्टी साथ है। किसको कहां लड़ने का मौका मिलेगा बहुत जल्दी आपको जानकारी मिल जाएगी। समाजवादी पार्टी और दलों को भी साथ लेकर के बहुत जल्दी फैसला ले लेंगे। अभी सूर्य को उत्तरायण में आने दो। कितने सूर्य को उत्तरायण में आते ही सब फैसले हो जाएंगे। इंडिया गठबंधन मायावती को भी जोड़ना चाहता है, तो क्या अगर मायावती इस गठबंधन में जुड़ती है तो ये इंडिया गठबंधन के लिए फायदा होगा? उसके बाद का भरोसा आप दिलाओगे? बाद का भरोसा आप में से कौन दिलाएगा? इंडिया गठबंधन में सीटों को लेकर चल रही उठापटक से बीजेपी बेहद खुश है। तो ये जो इनका गठबंधन है ना, ये हमने बार बार एक ही बात मैं कहता हूँ कि ये थोक में जो है वो झगड़ा और रिटेल में झप्पी भी नहीं दिखाई पड़ती। इनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम कहाँ इकट्ठा हो रहे हैं, कौन इनका लीड करने वाला है, कौन इनका संयोजक है। अभी तो इसी में झगड़ा चल रहा है कि संयोजक कौन बनेगा। सभी जो है वो उठापटक में लगे हुए हैं, मोदी जी से लड़ते लड़ते आपस में भिड़ रहे हैं। पहले कोई नाराजगी नहीं है, व्यापक चर्चा चल रही है और डेमोक्रेसी का उसूल है कि आपस में डिस्कशन कर कर, डिबेट कर कर, डिसएग्री कर कर फिर डिसीजन मेकिंग होता है। तो वही आप देख रहे हैं कि हमारे भी अलायंस में कहीं किसी तरीके की नाराजगी नहीं है। ओपन डिस्कशन चल रहा है, फेयर डिस्कशन चल रहा है। कांग्रेस एक तरफ 2024 के लिए सहयोगियों से बातचीत शुरू कर रही है तो दूसरी तरफ चुनावी तैयारियों में जुट गई है। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपनी प्रचार समिति का गठन कर दिया है। पार्टी कोषाध्यक्ष अजय माकन इस समिति के संयोजक होंगे। जयराम रमेश, केसी वेणुगोपाल इसके सदस्य बनाए गए हैं। पार्टी ने आम चुनावों के लिए एक सेंट्रल वॉर रूम भी बनाया है। वॉर रूम का नेतृत्व वैभव वालिया करेंगे, जबकि संगठनात्मक वॉर रूम की अध्यक्षता शशिकांत सेंथिल एस करेंगे। और इस रिपोर्ट के बाद चलिए अब देख लेते हैं 2 मिनट में देश की खबरें। लोकसभा चुनाव की तैयारी आज से। चुनाव आयोग राज्यों में चुनाव तैयारियों की करेगा समीक्षा। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के दौरे पर चुनाव आयोग की टीम। सीट शेयरिंग को लेकर आज से कांग्रेस गठबंधन समिति की सहयोगी दलों के साथ चर्चा। सीट बंटवारे पर बिहार से होगी शुरुआत। सीट बंटवारे पर एसपी नेता अखिलेश ने कहा, सूर्य के उत्तरायण में आते ही इंडिया गठबंधन के सभी फैसले होंगे। सपा अन्य दलों को साथ लेकर बहुत जल्द फैसला लेगी। बीजेपी अध्यक्ष नड्डा का आज जम्मू का दौरा है। जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव की रणनीति पर करेंगे चर्चा। रघुनाथ मंदिर के दर्शन से दौरे की शुरुआत करेंगे। कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने एक्स पर लिखा, महादेव ऐप मामले के सप्लीमेंट्री चार्जशीट में मेरे नाम का उल्लेख। राजनीतिक साजिश है, मैंने मुख्यमंत्री रहते हुए खुद कार्रवाई शुरू करवाई थी। 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पर एडीजी पीयूष मोडिया का बयान। अयोध्या में चप्पे चप्पे पर होगी पुलिस बल की तैनाती। सीसीटीवी कैमरे भी जगह जगह पर होंगे। बिल्किस बानो केस के दोषियों की रिहाई के खिलाफ याचिका पर 8 जनवरी को आएगा फैसला। सुप्रीम कोर्ट में 11 दोषियों की रिहाई रद्द करने की मांग। ज्ञानवापी परिसर के एसआई सर्वे की रिपोर्ट सार्वजनिक करने पर फिर टला कोर्ट का फैसला। 24 जनवरी को आएगा फैसला। भोपाल में एनजीओ के हॉस्टल से गायब 26 बच्चियों में से 15 मिली, बाकी बच्चियों की तलाश जारी है। बिहार के हाजीपुर में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर रची पति की हत्या की साजिश। पुलिस ने हत्या के मामले में 4 लोगों को किया है गिरफ्तार।
राजस्थान के बांसवाड़ा में पुलिस कस्टडी से भाग रहे बदमाश पुलिस की गोली से घायल हुए। तीनों बदमाशों को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करवाया। हैदराबाद पुलिस ने अवैध स्पा सेंटर पर छापेमारी की। छापेमारी से हड़कंप, पुलिस ने मौके से 5 महिलाओं को किया गिरफ्तार। आज भी ठंड से नहीं मिलने वाली है राहत। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम राजस्थान और पश्चिम मध्य प्रदेश में बढ़ सकती है सर्दी। हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश के कई इलाकों में घना कोहरा आ सकता है, तो वहीं राजस्थान, बिहार, जम्मू और पश्चिम मध्य प्रदेश के हिस्सों में भी धुंध बढ़ सकती है। और चलिए देख लेते हैं आज का एक और स्पेशल सेगमेंट, जो कि राजेंद्र देव आपको दिखाएंगे। शुक्रिया जया। नया साल है और ईडी के एक्शन पर दिल्ली से लेकर बंगाल तक बवाल है। लोकसभा चुनाव आने को है, लिहाजा सियासी पारा चढ़ा हुआ है। बीजेपी जहां कार्रवाई को सही ठहरा रही है, तो वहीं विपक्ष इसे बदले की राजनीति बता रहा है। ईडी की जांच पर सियासी घमासान। दिल्ली से लेकर बंगाल तक बवाल। ईडी की जांच किस किस पर आ? ताबड़तोड़ छापेमारी, अब किसकी बारी? ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इस वक्त देश की सियासत की धुरी बना हुआ है। दिल्ली से लेकर पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ से लेकर झारखंड तक ईडी की कार्रवाई पर सियासी कलेशाई है। 2 मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के रडार पर हैं। इसके अलावा 2 उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और डीके शिवकुमार के खिलाफ भी ईडी जांच कर रही है। वहीं अब इस लिस्ट में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम भी जुड़ गया है। ईडी ने अपनी चार्जशीट में महादेव ऐप घोटाले के आरोपियों का सीधा संबंध छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से जोड़ा है। चार्जशीट में साफ साफ लिखा है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए करोड़ों रुपए महादेव ऐप की ओर से भूपेश बघेल को भेजे गए। माना जा रहा है कि ईडी जल्द ही पूछताछ के लिए भूपेश बघेल को समन भेज सकती है। घोटालों के गुरु घंटालों का जो अभी तक घोटालों के घंटा घर पे खड़े होकर के अपने आप को ईमानदारी का प्रमाण पत्र बांटते थे, वो पूरी तरह से अब एक्सपोज हो रहे हैं। और अफसोस की बात यह है कि चोरी और सीनाजोरी, यहाँ तक कि कुछ जगहों पे जो मैं देख रहा हूँ कि कानून की ताकत को करप्शन की आफत से आप बंधक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हाईजेक करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद कहेंगे साहब आप विक्टिमहुड का आप कार्ड खेलने की कोशिश करेंगे, ये नहीं चलेगा। कोई नई बात होती तो परेशानी की बात हो सकती थी। ये तो देश भर में इसी प्रकार से किया जा रहा है, तो हर व्यक्ति देश में लगभग अब ईडी की कार्रवाई को इसी नज़र से देख रहा है कि ये एक औजार, एक हथियार सा बन गया है भारतीय जनता पार्टी के लिए, विपक्ष के लोगों को दबाव में लाना और किसी तरह से कांग्रेस की छवि पे दाग डालना और चुनाव में उसका लाभ लेना। भ्रष्टाचार पर ईडी के ऑल इंडिया एक्शन की नई कार्रवाई पर बघेल का नाम कैसे आया, जरा इसे समझिए। 3 नवंबर 2023 को ईडी ने बड़ा दावा किया। ईडी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए करोड़ों की नकदी आई है। होटल ट्राइटन और भिलाई में ईडी ने तलाशी ली और कैश कुरियर असीम दास को पकड़ा। ईडी ने कहा कि नकदी पहुंचाने के लिए यूएई से असीम दास को भेजा है, जिससे 5 करोड़ 39 लाख रुपए नगद बरामद हुए हैं। ईडी ने दावा किया कि महादेव ऐप के प्रमोटरों ने लगभग 508 करोड़ का भुगतान भूपेश बघेल को किया। इधर अपने एक्स हैंडल पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि प्रवर्तन निदेशालय ने अपने सप्लीमेंट्री चार्जशीट में जिस तरह से मेरा नाम लिखा है वो पूरी तरह से राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा है। ईडी अपने राजनीतिक आकाओं के इशारे पर कूट रचना कर लोगों को गिरफ्तार कर रही है और उनसे दबाव पूर्वक मेरे और मेरे सहयोगियों के खिलाफ बयान दिलवा रही है। इन बयानों में जो पैसे के लेन देन के आरोप लगाए गए हैं उनका कोई आधार नहीं है। इधर बंगाल से शुरू हुई ईडी के एक्शन की पूरी पिक्चर
क्लाइमैक्स तक आ पहुंची है। छापेमारी के दौरान अपने अधिकारियों पर हमले के बाद ईडी ने टीएमसी नेता शाहजहां शेख के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया है। ईडी अधिकारियों पर हुए हमले के बाद से शेख परिवार समेत गायब हैं। बंगाल में ईडी के अधिकारियों पर हमले से बीजेपी को बैठे बिठाए मानो ममता के खिलाफ नया मुद्दा मिल गया है। बीजेपी लगातार बंगाल के अलग अलग इलाकों में टीएमसी के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। ईडी के एक्शन पर देश की सियासत गर्म है, लिहाजा बीजेपी भ्रष्टाचार के मुद्दे को 24 के चुनाव के लिए सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। बिहार में बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने आरजेडी पर बंगाल की तरह अटैक करवाने का अंदेशा जता दिया। मुझे तो डर है कि कल बंगाल में हुआ, लेकिन बिहार में भी हो सकता है, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल और टीएमसी में कोई फर्क नहीं है। तो सीबीआई के लोग जब बिहार में कोई कार्रवाई करें तो पूरी तैयारी से करें, पैरामिलिट्री फोर्स लेकर करें, ताकि बंगाल जैसी घटना न दोहराई जा सके। लेकिन सीबीआई ईडी के अधिकारियों को भी डरने की आवश्यकता नहीं है। पूरी सरकार उनके पीछे खड़ी है और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो जंग है वो जारी रहेगी। इस तरह के हमलों से ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है। कुल मिलाकर नए साल की शुरुआत को लेकर जो सियासी घमासान छिड़ा है वो अभी लंबा खिंचेगा, जिसकी गूंज आने वाले लोकसभा चुनावों तक सुनाई देने वाली है।